दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने की शुरुआत 13 मार्च 1909 को आयरलैंड की बेलफास्ट सिटी में मौजूद हार्लन एंड वुल शिपयार्ड में हुई थी। इसको बनाने में 3000 वर्कर्स ने काम किया था, जिनकी 3 सालों की लगातार मेहनत के बाद 31 मार्च 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने में करीब $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो ये उस वक्त का सबसे बड़ा शिप तो था ही, साथ ही ये उस वक्त इंसान के हाथों बनाया गया सबसे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट भी था। ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और करीब 53 मीटर ऊंचा था। टाइटैनिक जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लगता था, उससे कहीं ज्यादा आलीशान वो अंदर से था। यह अंदर से इस कदर लग्जूरियस था कि इसके आगे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स भी फेल थे। इसके अंदर स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड की चौखटें और 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस थे। इसके अलावा एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप, एक लाइब्रेरी और भी ना जाने किन किन सुविधाओं से ये जहाज भरा हुआ था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाया गया था और जब टाइटैनिक बना तो इस पर सफर करने के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज तो था ही, साथ ही व्हाइट स्टार लाइन ने इसकी मार्केटिंग एक ऐसे जहाज के तौर पर की थी जो कभी डूब नहीं सकता, जिससे ये और भी ज्यादा फेमस हो गया था। और इसी मार्केटिंग के चलते लोगों ने धड़ाधड़ टाइटैनिक की टिकट खरीदना शुरू कर दी। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो टाइटैनिक की टिकट नहीं बल्कि अपने लिए मौत खरीद रहे हैं। टाइटैनिक के बनने के अगले महीने ही 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के करीब 12 बजे टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। इस जहाज की कमान 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी, जो कि पिछले 32 सालों से व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम करते आ रहे थे, जिस वजह से ये कंपनी के सबसे भरोसेमंद कप्तानों में से एक थे। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर इस पर हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर से अमीर इंसान तक शामिल थे। और इन सभी लोगों को उनके टिकट के प्राइस के आधार पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। टाइटैनिक पर थर्ड क्लास के टिकट का दाम 7 पाउंड और सेकंड क्लास के टिकट का दाम 12 पाउंड था, तो वहीं फर्स्ट क्लास की टिकट 30 पाउंड की थी, जो आज के हिसाब से करीब 4 लाख रुपए बनते हैं। इसके अलावा टाइटैनिक पर बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों के लिए फर्स्ट क्लास पार्लर स्वीट की भी सुविधा थी, जिसमें 2 बड़े बड़े बेडरूम्स, 2 वॉक इन वार्डरोब्स, एक प्राइवेट बाथरूम और एक बड़े से सिटिंग रूम के साथ साथ और भी कई फैसिलिटीज थी। इस पार्लर स्वीट की टिकट 870 पाउंड की थी, जो आज के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। अपने सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, तब इसे फ्रेंच ओशन लाइनर लातुरेन से पहली आइस वार्निंग मिलती है। यानी जिस रूट पर टाइटैनिक आगे बढ़ रहा है उस रूट पर आइसबर्ग्स यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है, जो कि टाइटैनिक के लिए खतरा बन सकते हैं। इस वार्निंग मैसेज को टाइटैनिक के सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस वार्निंग पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता और शिप की रफ्तार को भी कम नहीं किया जाता। टाइटैनिक की स्पीड उस वक्त 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर थी और इस वार्निंग मैसेज को इग्नोर करते हुए टाइटैनिक लगातार उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को एक के बाद एक 7 और आइसबर्ग वार्निंग्स मिलती है, जिसमें आगे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होने का खतरा बताया जाता है। वैसे तो समुद्र के इस हिस्से में आइसबर्ग का होना नॉर्मल बात थी, लेकिन एक के बाद एक मिली इतनी वार्निंग्स ने रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को चिंता में डाल दिया। उनकी चिंता का कारण टाइटैनिक की स्पीड थी, क्योंकि टाइटैनिक का पहला सफर था और ऐसे में उसका इतनी स्पीड से आइसबर्ग के एरिया से गुजरना काफी खतरनाक हो सकता था। फिलिप्स ने जरा भी समय गवाए बिना इन सभी वार्निंग्स के बारे में कैप्टन स्मिथ को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन हैरानी की बात थी कि कैप्टन ने इन सभी वार्निंग्स के बावजूद शिप की स्पीड को जरा भी कम नहीं किया। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए रहा क्योंकि कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन की तरफ से ये सख्त आदेश थे कि टाइटैनिक को किसी भी हालत में 7 दिनों के अंदर अंदर न्यूयॉर्क पहुंचा दिया जाए। इस तरह कंपनी टाइटैनिक को लेकर ये साबित करना चाहती थी कि टाइटैनिक न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जहाज है, बल्कि ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जहाज भी है। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें भी मौजूद थे और कहा जाता है कि जब कैप्टन स्मिथ ने इन आइसबर्ग वार्निंग्स के बारे में ब्रूस इसमे को बताया और उनसे जहाज की स्पीड को कम करने को कहा, तो ब्रूस इसमे ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ब्रूस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इन आइसबर्ग वार्निंग्स की वजह से जहाज की स्पीड को कम किया जाए और टाइटैनिक अपने निर्धारित समय से न्यूयॉर्क लेट पहुंचे। हालांकि इतनी ज्यादा आइसबर्ग वार्निंग्स को देखते हुए कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक के कोर्स को थोड़ा साउथ की तरफ जरूर मोड़ लेते हैं, लेकिन स्पीड को कम नहीं करते। तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ टाइटैनिक अब रात के अंधेरे में दाखिल हो जाता है। बदकिस्मती से 14 अप्रैल की उस रात को चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से समुद्र में अंधेरा काफी ज्यादा था और विजिबिलिटी लगभग ना होने के बराबर थी। उस दौरान शिप में मौजूद रहते हुए आइसबर्ग या किसी तूफानी खतरे का पता लगाने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इसलिए जहाज पर उसके आगे वाले हिस्से में ऊंचाई पर एक क्रूज नेस्ट बना होता था, जहां पर हमेशा 1 से 2 लोगों को रखा जाता था, जो दूरबीन के जरिए समुद्र में दूर तक नजर रखते और जहाज के रास्ते में आने वाले खतरों से कैप्टन को आगाह करते। टाइटैनिक पर उस वक्त ये काम फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ने संभाला हुआ था, लेकिन उनके साथ परेशानी ये थी कि उन्हें ये काम बिना दूरबीन के करना पड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त टाइटैनिक की क्रू के पास कोई दूरबीन थी ही नहीं।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हालांकि इतने बड़े जहाज पर आखिर एक दूरबीन जैसे नहीं थी। तो दरअसल हुआ कुछ यूं था कि टाइटैनिक पर दूरबीन तो थी, लेकिन उसको जिस लॉकर में लिखा गया था उसकी चाबी टाइटैनिक की ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी, जिन्हें लास्ट मोमेंट पर किसी और जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। और जब डेविड ब्लेयर ने टाइटैनिक को छोड़ा तो वो गलती से उस लॉकर की चाबी भी अपने साथ ही ले गए। लेकिन तब तक किसी ने सोचा था कि डेविड की इस छोटी सी गलती का क्या अंजाम होने वाला है। अब रात की करीब 11:30 पर जब टाइटैनिक घने अंधेरे में पानी को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब क्रोज नेस्ट में मौजूद फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली जहाज के सामने आने वाली सभी बाधाओं पर कड़ी नजर रखे हुए थे। लेकिन उन्हें इतनी कम विजिबिलिटी में बिना दूरबीन के दूर का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और ऊपर से 14 अप्रैल की उस रात को ठंड भी काफी ज्यादा थी और उन दोनों को सर्द हवाओं का भी सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से उनकी आंखों से पानी निकल रहा था और उनके लिए अंधेरे समुद्र में कुछ भी क्लियरली देख पाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी 9 मिनट बाद रात के करीब 11:39 पर फ्रेडरिक को अचानक से जहाज के सामने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। उसे देखते ही फ्रेडरिक बिना देर किए फौरन वार्निंग बेल को 3 बार बजाता है और तुरंत कॉल करके 6th ऑफिसर जेम्स मोटी को बताता है कि जहाज के ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है। नीचे खड़े 1st ऑफिसर विलियम मर्डॉक इस वार्निंग को सुन लेते हैं और वो फौरन इंजन रूम को जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तक काफी देर हो चुकी थी, जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो आइसबर्ग भी काफी नजदीक आ चुका था, जिस कारण रात के ठीक 11:40 पर टाइटैनिक के आगे की साइड का राइट वाला हिस्सा उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये टकराव इतना तेज था कि इससे जहाज पर मौजूद सभी लोग गिर जाते हैं। बात करें उस आइसबर्ग की तो वो भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। वो आइसबर्ग 400 फीट लंबा और 100 फीट तक ऊंचा था, जो कि साइज में एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। उस आइसबर्ग से टकराने के कारण टाइटैनिक पर एक बहुत ही बड़ा डेंट पड़ जाता है, जिससे काफी प्रेशर और तेजी के साथ टाइटैनिक के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है। टकराव के तुरंत बाद कैप्टन स्मिथ और टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज जब जहाज को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जिस टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जा रहा था वो अब बस कुछ ही देर में समुद्र में समाने वाला है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टाइटैनिक को बनाया ही इस तरह से गया था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता था। टाइटैनिक को बनाने में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि टाइटैनिक की जो मेन बॉडी थी उसे 2 लेयर्स में बनाया गया था, जिससे कि किसी चीज से टकराने के कारण अगर इसकी एक लेयर टूट भी जाती तो डबल बॉटम हल होने की वजह से दूसरे लेयर उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी थी। इसके अलावा टाइटैनिक की मेन बॉडी को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, यानी अगर किसी टकराव की वजह से शिप में कोई सुराग हो जाता और इनमें से किसी एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता तो वो पानी किसी और कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता था। और अगर टाइटैनिक के 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी क्षतिग्रस्त होकर पानी से भर जाते तब भी टाइटैनिक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तैरता रहता। लेकिन टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराव सामने से नहीं बल्कि शिप के साइड से हुआ था। ऐसे में टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आ सका, क्योंकि साइड में तो केवल सिग्नल लेयर ही लगी हुई थी। और ये टकराव इतना ज्यादा बड़ा था कि टाइटैनिक के 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके थे और उनमें तेजी से पानी भरता जा रहा था। लेकिन जहाज तो सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि अनसिंकेबल टाइटैनिक अब डूब जाएगा। आइसबर्ग से टकराने के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहते हैं, ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज इस सिग्नल को पकड़ ले और उन्हें बचाने के लिए आ सके। जिसके बाद जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक कई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन आखिरकार रात के करीब 12:20 पर फिलिप्स की लगातार कोशिशों के बाद टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल RMS कारपेथिया नाम के एक शिप को मिलता है और कारपेथिया शिप को जैसे ही टाइटैनिक की हालत का पता चलता है वो तुरंत मदद के लिए निकल पड़ता है। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि उस वक्त तक कारपेथिया शिप टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर था और अगर वो अपनी फुल स्पीड से भी चलता तब भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता। लेकिन टाइटैनिक के पास इतना वक्त बचा ही नहीं था, इसलिए टाइटैनिक का क्रू अभी भी मदद के लिए लगातार कोशिशों में लगा हुआ था। एक ओर जहाँ फिलिप्स अभी भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर कुछ क्रू मेंबर्स लगातार हवा में फ्लेयर रॉकेट छोड़ रहे थे, ताकि इन्हें देखकर आसपास मौजूद कोई जहाज उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन बदकिस्मती से कारपेथिया शिप के अलावा किसी और जहाज से कोई कांटेक्ट में नहीं हो पाता। इसी दौरान कैप्टन स्मिथ पैसेंजर्स को बचाने के लिए लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का ऑर्डर देते हैं, पर टाइटैनिक को बनाने वालों ने यहाँ सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने टाइटैनिक पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं रखवाई थी, क्योंकि वो तो यही मानकर चल रहे थे कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, तो इस पर ज्यादा लाइफ बोट्स की क्या जरूरत। जहाँ टाइटैनिक पर 2200 से भी ज्यादा लोग थे तो वहीं उनको बचाने के लिए टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जिनमें से कुछ लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 65 लोगों की थी तो कुछ लाइफ बोट्स की कैपेसिटी सिर्फ 40 लोगों की ही थी। इस तरह 20
20 लाइफ बोट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। और जब पहली लाइफ बोट को समुद्र में उतारा गया तो उसकी कैपेसिटी 65 लोगों की होने के बावजूद उसमें सिर्फ 28 लोग ही गए, क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर्स को लग रहा था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक में पानी का लेवल बढ़ने लगा और वो आगे की ओर झुकने लगा तो लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में जगह बनाने की कोशिश करने लगा। जहाज में पानी भरता देख कुछ लोग तो इस कदर घबरा गए कि उन्होंने जहाज से उतरती लाइफ बोट में छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। रात के करीब 2 बजे जहाज से आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतार दी जाती है, लेकिन जहाज पर अभी भी 1500 से भी ज्यादा लोग बचे हुए थे। जहाज पर अब एक भी लाइफ बोट मौजूद नहीं थी और बार बार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने और हवा में फ्लेयर रॉकेट छोड़ने के बाद भी टाइटैनिक की मदद के लिए कोई भी जहाज नहीं पहुंचा था। ऐसे में जहाज पर बचे 1500 से भी ज्यादा लोगों में दहशत का माहौल था। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी और हर तरफ से बस लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जिन लोगों को तैरना आता था वो समुद्र में कूद रहे थे, लेकिन समुद्र में तैरकर भी आखिर कितनी देर तक बचा जा सकता था, क्योंकि उस वक्त समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। इसलिए कुछ लोगों ने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया और वो जहाज पर ही बने रहे। टाइटैनिक में अब इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि इसके आगे का हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगता है और इसके पीछे वाला हिस्सा पानी की सतह से काफी ऊपर हवा में उठ जाता है। अब टाइटैनिक किसी भी पल पूरी तरह से समुद्र में समा सकता था। ऐसे में रात के करीब 2:18 पर टाइटैनिक में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और जहाज की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा फैला होता है और रात के ऐसे घने अंधेरे में अटलांटिक ओशन लोगों की चीखों से गूंज उठता है। कुछ ही सेकंड्स बाद टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पूरी तरह से हवा में उठ जाता है, जिससे टाइटैनिक की स्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा दबाव बढ़ता है कि टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते रात के 2:20 पर RMS टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में हमेशा के लिए समा जाता है। जिस टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का समय लगा था, उसे डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगते। जो 1500 से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक पर बच गए थे, उनमें से कुछ की जान तो समुद्र में कूदने की वजह से ठंडे पानी से चली गई, तो बाकी लोग जहाज के साथ ही समुद्र में समा गए। टाइटैनिक के कैप्टन के बारे में कहा जाता है कि वो अंत तक टाइटैनिक पर ही बने रहे और उसके साथ ही डूब गए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद सुबह करीब 3:30 बजे RMS कार्पेथिया शिप टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां उन्हें टाइटैनिक का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वहां उन्हें दिखाई देता है तो बस लाइफ बोट्स पर बचे 700 से भी ज्यादा लोग और पानी पर तैरती सैकड़ों लाशें। कार्पेथिया शिप भले ही देर से पहुंचा था, लेकिन लाइफ बोट्स पर मौजूद सभी 705 लोगों को बचाने में वो कामयाब रहता है।